नमस्कार दोस्तों। ये कहानी निशी की लोक कथा पर आधारित है, जो बंगाल के ग्रामीण इलाकों में बहुत प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि निशी एक दुष्ट आत्मा है, जो पीड़ित को किसी प्रियजन की आवाज़ में एक सुनसान जगह पर बुलाती है। किंवदंती कहती है कि निशी केवल 2 बार बुला सकती है, इसलिए किसी को भी रात में तब तक जवाब नहीं देना चाहिए जब तक कि उसे 3 बार ना बुलाया जाए। कहानी को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक बिल्कुल नया चैनल है और मुझे आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। इस कहानी में जो भी कमियां आपको नज़र आए उसे आप कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि मैं अपनी अगली कहानी में उन सभी चीज़ों में सुधार कर पाऊँ। लेके चलता हूँ आपको कहानी की ओर। अमावस्या की काली रात में उगली नदी का पानी शांत था, इतना शांत कि नाव के चप्पू के पानी में पड़ने की आवाज़ भी किसी धमाके जैसी लग रही थी। आर्यन ने अपनी कलाई घड़ी पर नज़र डाली। रात के 11:45 हो रहे थे। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था, जिसने सुंदरवन के मैंग्रोव जंगलों को अपनी सफ़ेद चादर में लपेट रखा था। नाव चलाने वाला, जिसे सब रहमान चाचा कहते थे, पिछले आधे घंटे से बिल्कुल खामोश था। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था, जबकि हवा में दिसंबर जैसी ठंडक थी। आर्यन, जो कोलकाता का एक खोजी पत्रकार, अपने सिगरेट का कश लगाते हुए बोला, चाचा, हम कालोपुर गांव पहुंचने ही वाले हैं ना? मैप के हिसाब से तो हम करीब हैं। रहमान चाचा ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी आंखें बस सामने फैले अंधेरे को घूर रही थी। उनकी पकड़ चप्पू पर इतनी कस गई थी कि उनकी उंगलियों की पोरे सफ़ेद पड़ गई थी। आर्यन को ये चुप्पी अजीब लगी। शहर के शोर शराबे से दूर यहाँ कोई खामोशी सुकून देने वाली नहीं, बल्कि चुभने वाली थी। जंगल से आने वाली झिंगुरों की आवाज़ भी अब बंद हो चुकी थी, जैसे प्रकृति ने भी अपनी सांसें रोक ली हो। तभी नाव को एक हल्का झटका लगा और वो नदी किनारे गीली मिट्टी में धंस गई। उतर जाओ बाबू, रहमान की आवाज़ किसी सूखे पत्ते की तरह खड़खड़ा रही थी। मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। वो सामने जो पुरानी हवेली की लाइट दिख रही है, वही है डाक बंगला। सीधे जाना, पीछे मुड़कर मत देखना। आर्यन ने अपना बैग उठाया और अजीब नज़रों से बूढ़े को देखा। तुम रुकोगे नहीं? वापसी के लिए मुझे नाव चाहिए होगी। इस गांव में रात को कोई नहीं रुकता बाबू, ना इंसान ना परिंदे। अगर सबनी सलामती चाहते हो तो कानों में रुई डाल लेना। इतना कहकर रहमान ने तेज़ी से नाव मोड़ी, जैसे उसके पीछे मौत खड़ी हो। आर्यन कुछ कह पाता उससे पहले ही नाव कोहरे में गायब हो गई। अब वो अकेला था, बिल्कुल अकेला। उसके सामने कोलोपुर गांव का रास्ता था, जो कीचड़ और सड़े हुए पत्तों की बदबू से भरा था। हवा में एक अजीब सा भारीपन था। आर्यन जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि कोहरा और घना होता जा रहा है। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि पेड़ों के पीछे से कोई उसे देख रहा है, कोई परछाई जो उसकी चाल के साथ साथ चल रही है। उसने अपनी टॉर्च जलाई। रोशनी की लकीर अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ी। तभी उसकी नज़र एक पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। पेड़ की जड़ें हवा में लटक रही थी, जैसे किसी डायन के खुले बाल हो, और उन जड़ों के बीच कुछ लटक रहा था। आर्यन ने गौर से देखा। वो लाल रंग के धागे और अजीबोगरीब गुड़िया थी, जिन पर कीलें ठुकी हुई थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह कोई सामान्य गांव नहीं था। यहाँ की हवा में कुछ अशुभ था। वो तेजी से कदमों को बढ़ाता हुआ उस डाक बंगले की ओर बढ़ा, जिसका जिक्र रहमान ने किया था। लोहे का जंग लगा गेट चर्र की आवाज़ के साथ खुला। बंगले का दरवाज़ा खुला था। अंदर एक लालटेन जल रही थी, जिसकी मध्यम रोशनी में एक बूढ़ा चौकीदार बैठा बीड़ी पी रहा था। आर्यन को देखते ही चौकीदार की आंखों में चमक आ गई, लेकिन ये चमक स्वागत की नहीं, बल्कि डर और हैरानी की थी। कौन? चौकीदार ने पूछा। मैं आर्यन हूँ, शहर से आया हूँ।
मैंने बुकिंग करवाई थी, आर्यन ने अपनी सांसें संभालते हुए कहा। चौकीदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर धीरे से बोला, आ तो गए हो बाबू, लेकिन यहाँ से जाना तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। यहीं से आर्यन के जीवन की वो रात शुरू हुई जिसके बारे में उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। और यहीं से तर्क और विज्ञान का अंत हुआ और शुरू हुआ खौफ, जिसका नाम था भूत प्रेत और निशी। चौकीदार का नाम विमल था। उसने आर्यन को एक पुराना धूल भरा कमरा दिया। कमरे की दीवारों पर सीलन थी और कोने में एक पुरानी आराम कुर्सी रखी थी जो बिना किसी के बैठे भी कभी कभी हिलने लगती थी। बाबू, विमल ने दरवाज़ा बंद करने से पहले आर्यन का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये शहर नहीं है, ये सुंदरवन का वो इलाका है जहाँ सरकार भी आने से डरती है। आर्यन ने अपना पत्रकार वाला लहजा अपनाते हुए पूछा, क्या बात है विमलदा? रहमान जी भी डरा हुआ था, तुम भी पहेलियां बुझा रहे हो। आखिर क्या है इस गांव का राज? विमल ने अपनी आवाज़ धीमी कर ली, इतनी धीमी कि आर्यन को सुनने के लिए झुकना पड़ा। क्या तुमने निशी का नाम सुना है? आर्यन हंसा। निशी? वो लोक कथा, वो भूत जो रात में आवाज़ देता है। कम ऑन विमलदा, हम 21वीं सदी में हैं। विमल के चेहरे पर एक भी भाव नहीं बदला। उसकी आंखों में गहरा सन्नाटा था। सदी बदलती है बाबू, भूख नहीं। निशी कोई कहानी नहीं है, वो एक श्राप है। बंगाल के इन पुराने गांवों में जब रात गहराती है तो निशी शिकार पर निकलती है। विमल ने कांपते हाथों से खिड़की की तरफ इशारा किया। निशी की एक पहचान है, वो तुम्हें तुम्हारी सबसे अजीज आवाज़ में पुकारेगी। वो आवाज़ जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो या जिसे तुमने खो दिया है। वो तुम्हें नाम से बुलाएगी, सिर्फ 2 बार। 2 बार? आर्यन की जिज्ञासा अब डर पर हावी हो रही थी। हाँ, निशी कभी 3 बार नहीं पुकारती, क्योंकि 3 बार बुलाना भगवान या इंसानों का काम है। निशी सिर्फ 2 बार पुकारती है, आर्यन आर्यन, बस। अगर तुमने दूसरी पुकार पर जवाब दे दिया या दरवाज़ा खोल दिया तो तुम सम्मोहित होकर उसके पीछे चले जाओगे, और निशी के साथ जो जाता है उसकी लाश भी नहीं मिलती। विमल ने एक ताबीज़ आर्यन के हाथ में थमाया। इसे मत उतारना, और याद रखना, चाहे तुम्हारी माँ की आवाज़ हो या भाई की या महबूबा की, जब तक तीसरी बार आवाज़ ना आए दरवाज़ा मत खोलना। विमल चला गया। आर्यन ने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और ताबीज़ को मेज पर फेंक दिया। वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। वो यहाँ अपने दोस्त समीर की तलाश में आया था, जो 1 महीने पहले इसी गांव में रिसर्च करने आया था और फिर गायब हो गया। पुलिस ने फाइल बंद कर दी, लेकिन आर्यन को यकीन था कि समीर जिंदा है। रात के 2 बज चुके थे। बाहर हवाओं का शोर बढ़ गया था। पुराने पेड़ बंगले की छत से टकरा रहे थे। आर्यन अपनी फाइलों में खोया हुआ था कि तभी सन्नाटा छा गया। हवा की साएं साएं बंद हो गई। झिंगुर चुप हो गए। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया म्यूट हो गई हो। और उस जानलेवा खामोशी में खिड़की के ठीक बाहर से एक आवाज़ आई, आर्यन। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। उसके हाथ से पेन गिर गया। ये आवाज़ ये किसी अजनबी की नहीं थी। ये आवाज़ श्रेया की थी, उसकी छोटी बहन, जिसकी मौत 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। वही बचपन वाली मासूमियत, वही दर्द। भैया, आर्यन। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका दिमाग चीख रहा था कि ये नामुमकिन है, श्रेया मर चुकी है, ये मतिभ्रम है, ये हवा का झोंका है। लेकिन वो आवाज़ इतनी साफ थी जैसे श्रेया खिड़की के कांच से सटकर खड़ी हो। भैया, मुझे ठंड लग रही है, दरवाज़ा खोलो ना। आर्यन कुर्सी से खड़ा हो गया। उसके कदम अनजाने में खिड़की की तरफ बढ़ने लगे। उसका तार्किक दिमाग हार मान रहा था। उसकी बहन उसे बुला रही थी, उसे ठंड लग रही थी। उसने खिड़की की कुंडी पर हाथ रखा। तभी उसे विमल की बात याद आई। सिर्फ 2 बार, तीसरी बार नहीं।
आर्यन रुक गया, उसका हाथ कांप रहा था। उसने इंतज़ार किया, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, कोई तीसरी आवाज़ नहीं आई। सिर्फ बाहर से एक धीमी क्रूर हंसी की आवाज़ आई जो हवा में घुल गई। उस रात आर्यन सो नहीं पाया। उसे समझ आ गया था कि वो किसी कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि एक शिकार बन चुका है। अगली सुबह का सूरज भी कोहरे में लिपटा हुआ था। आर्यन की आंखें लाल थी। वो बाहर निकला तो विमल उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। रात को आवाज़ आई थी ना? विमल ने चाय का कप बढ़ाते हुए पूछा। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस सिर हिलाया। किसकी आवाज़ थी? मेरी मेरी मरी हुई बहन की। आर्यन की आवाज़ लड़खड़ा गई। विमल ने गहरी सांस ली। वो तुम्हें आजमा रही थी। आज रात वो फिर आएगी और इस बार वो अकेली नहीं होगी। आर्यन ने तय किया कि वो दिन के उजाले में गांव की छानबीन करेगा और समीर का पता लगाना था। वो गांव के बीचों बीच गया। गांव अजीब था। हर घर के दरवाजे पर ओम और अजीब तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। लोग उसे देखकर अपने दरवाजे बंद कर रहे थे। एक टूटी हुई चाय की दुकान पर उसने एक पागल जैसा दिखने वाला आदमी मिला। उसके बाल उलझे हुए थे, उसके कपड़े फटे हुए थे। वो दीवार पर कोयले से कुछ लिख रहा था। आर्यन ने पास जाकर देखा, वो बार बार एक ही नाम लिख रहा, समीर समीर समीर। तुम समीर को जानते हो? आर्यन ने उसका कंधा पकड़ा। वो आदमी झटके से मुड़ा। उसका चेहरा देखकर आर्यन पीछे हट गया। उसकी आंखों की पुतलियां नहीं थी, सिर्फ सफ़ेदी थी। समीर चला गया। आवाज़ के पीछे मछली की गंध, पानी के नीचे। वो आदमी बड़बड़ाया। कौन सी आवाज़? कहाँ गया वो? आर्यन ने उसे झकझोरा। निशी। आदमी चिल्लाया और हंसने लगा। निशी उसे ले गई। अब वो नहीं लौटेगा। वो पानी बन गया है। तुम भी पानी बन जाओगे। जो सुनता है वो खो जाता है। तभी गांव के कुछ लोग वहां आए और उस पागल को वहां से भगा दिया। उनमें से एक बुजुर्ग ने आर्यन को चेतावनी दी, बाबू तुम शहर लौट जाओ। ये जोगनी का इलाका है। यहाँ निशी को कोई नहीं हरा सकता। तुम्हारे दोस्त ने भी वही गलती की थी। उसने तीसरी पुकार का इंतज़ार नहीं किया। मुझे बताओ वो कहाँ गया था? आर्यन ने जिद की। बुजुर्ग ने जंगल की ओर इशारा किया। पुरानी खाली मंदिर, शमशान के पीछे। वो वहीं गया था, उस आवाज़ का पीछा करते हुए। आर्यन ने घड़ी देखी। शाम होने में अभी वक्त था। उसने फैसला किया कि वो उस मंदिर में जाएगा। विमल की चेतावनियों को दरकिनार करते हुए वो जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। जंगल घना था और सुंदरी पेड़ों की जड़ें रास्ते में बाधा बन रही थी। जैसे जैसे वो मंदिर के करीब पहुंचा, हवा में सड़ी हुई मछली और अगरबत्ती की मिली जुली गंध आने लगी। मंदिर खंडर हो चुका था। वहाँ की मूर्तियों के सिर टूटे हुए थे। मंदिर के गर्भगृह में कुछ ऐसा मिला जिसने उसका खून जमा दिया हो। वहाँ समीर का चश्मा पड़ा था और उसके पास ज़मीन पर खून से लिखा था, मत सुनना। अचानक सूरज ढल गया। जंगलों में अंधेरा बहुत तेज़ी से होता है। आर्यन को एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी है। उसे रात होने से पहले बंगला लौट जाना चाहिए था। वो पलटा और भागना शुरू किया, लेकिन जंगल बदल चुका था। जो रास्ता सीधा था अब वो भूल भुलैया बन गया था। और तभी कोहरे के बीच से वो आवाज़ फिर आई। आर्यन। इस बार आवाज़ श्रेया की नहीं थी, ये आवाज़ समीर की थी। आर्यन बचा लो मुझे, मैं फंसा हूँ यहाँ पे। आर्यन ठिठक गया। आवाज़ दाहिनी ओर से आ रही थी, घनी झाड़ियों के पीछे से। समीर तुम वहाँ हो? आर्यन चिल्लाया। हाँ भाई, मेरा पैर फंस गया है, बहुत दर्द हो रहा है। इधर आओ आर्यन। आर्यन का तर्क कह रहा था कि ये निशी है, समीर मर चुका है या गायब है। लेकिन उसका दिल कह रहा था कि अगर समीर सच में जिंदा हुआ तो, अगर वो घायल हुआ तो। वो उस दिशा में एक कदम बढ़ा। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। एक काली परछाई उठी। वो इंसान जैसी थी लेकिन बहुत लंबी। उसके हाथ घुटनों से नीचे लटक रहे थे। आर्यन ने अपनी टॉर्च मारी। रोशनी पड़ते ही वो आकृति चीखी, एक ऐसी चीख जो किसी जानवर की नहीं बल्कि पाताल से निकली हुई लग रही थी। उसका कोई चेहरा नहीं था।
वहाँ सिर्फ धुंध थी और दो चमकती हुई लाल बिंदु। आर्यन अपनी जान बचाकर भागा। वो कांटों से उलझता गिरता पड़ता बंगले की ओर भागा। पीछे से आवाज़ें आ रही थी, कभी समीर की, कभी श्रेया की, कभी उसकी माँ की। रुक जाओ आर्यन, हमें छोड़कर मत जाओ। वो बंगले के गेट पर पहुंचा और अंदर गिर पड़ा। विमल ने उसे उठाया और तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने मना किया था ना, विमल चिल्लाया। तुमने उसकी हद में कदम रखा था। उस रात तूफान आया, ऐसा तूफान जो पेड़ों को जड़ से उखाड़ रहा था। बिजली कड़क रही थी लेकिन बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। बंगले के अंदर आर्यन एक कोने में बैठा कांप रहा था। विमल मंत्र पढ़ रहा था और पूरे कमरे में गंगा जल छिटक रहा था। आज अमावस्या की सबसे भारी रात है, विमल ने कहा। आज निशी अपने पूरी ताकत में होगी। वो अंदर आने की कोशिश करेगी। वो अंदर कैसे आ सकती है? दरवाज़ा बंद है, आर्यन ने पूछा। निशी दरवाजे से नहीं, तुम्हारे दिमाग के दरवाजे से अंदर आती है। वो तुम्हें मजबूर कर देगी कि तुम खुद दरवाज़ा खोलो। रात के 3 बजे सन्नाटा, फिर से वही आवाज़, लेकिन इस बार आवाज़ बाहर से नहीं, कमरे के अंदर से आ रही थी। आर्यन ने चौंक कर देखा। विमल अपनी जगह पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखें पथरा गई थी। वो हिल नहीं रहा था। आर्यन, आवाज़ आर्यन के बिल्कुल कान के पास से आई। उसने झटका खाकर पीछे देखा, कोई नहीं था। आर्यन, मेरी तरफ देखो। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली और ज़ोर ज़ोर से गायत्री मंत्र जपने लगा। तभी उसे लगा कि कमरे का तापमान गिर रहा है। उसकी सांसों से भाप निकल रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। बाबूजी, दरवाज़ा खोलिए, मैं रहमान हूँ, नाव लेकर आया हूँ, जल्दी चलिए। बाहर से रहमान की आवाज़ आई। आर्यन की उम्मीद जागी। रहमान अब उसे लेने आया है। वो उठने ही वाला था कि उसे विमल की बात याद आई। उसने पूछा, रहमान, तुम इतनी रात को? हाँ बाबू, शहर से पुलिस आई है, वो आपको बुला रहे हैं, जल्दी आइए। आर्यन 2 बार, उसने नाम 2 बार लिया। आर्यन रुक गया। रहमान, मेरे सवाल का जवाब दो, मैंने आते वक्त तुम्हें कितने पैसे दिए थे? बाहर सन्नाटा छा गया, कोई जवाब नहीं। फिर एक भारी डरावनी आवाज़ आई जो रहमान की नहीं थी। पैसे नहीं, जान चाहिए। पूरा बंगला हिलने लगा, खिड़कियां खटखटाने लगी। ऐसा लग रहा था सैकड़ों हाथ दीवारों को पीट रहे हैं। आर्यन का सिर दर्द से फटने लगा। उसे हेलुसिनेशन होने लगे और लगा कि समीर कमरे में खड़ा है, खून से लथपथ। श्रेया उसकी पैरों को पकड़कर रो रही है। खोल दो दरवाज़ा, हमें मुक्ति दे दो, वो चिल्ला रहे थे। आर्यन का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा था। वो चीख पड़ा, बस करो, चले जाओ यहाँ से। वो दरवाजे की तरफ लपका। वो इस मानसिक प्रताड़ना को और नहीं झेल सकता था। वो चाहता था कि ये सब खत्म हो जाए। नहीं। विमल अचानक होश में आया और उसने आर्यन को दबोच लिया। मत खोलो, वो यही चाहती है। दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। आर्यन किसी और ही ताकत के वश में था। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। उसने विमल को धक्का दिया। विमल दूर जाकर गिरा और उसका सिर दीवार से टकराया। वो बेहोश हो गया।